फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हंटर्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूटिलिटी। हो सकता है आपने यूटिलिटी वाला चैप्टर पहले भी पढ़ा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसी जानकारी देने की जो आपने शायद पहले नहीं मिली हो आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं आज हम यूटिलिटी वाले चैप्टर पर। और अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम लेकर चल रहे हैं चैप्टर यूटिलिटी। देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आती है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज ए इकोनॉमिक एजेंट। वो क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है वो क्या है? एक कंज्यूमर है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा एक रेशनल पर्सन होता है और वो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता रहता है। यह चीज ध्यान रखना। फिर टर्म आती है यूटिलिटी की। देखिए, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यूटिलिटी वर्ड के लिए हम लोग स्टार्टिंग में गेनफुलनेस से मतलब ले लेते थे, लेकिन बाद में ये कहा गया कि यूटिलिटी का मतलब गेनफुलनेस से नहीं लिया जाए। यूटिलिटी का मतलब आप केवल और केवल सेटिस्फेक्शन से लीजिए। तो यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज यूटिलिटी। ये कही थी अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने ये बताया यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। बेसिकली जो यूटिलिटी टर्म है सबसे पहले जो यूज ली थी डेनियल बर्नौली। इन्होंने 18th सेंचुरी में यूज ली थी और ये एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले यूटिलिटी टर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी के अंदर अंदर आते आते फिर इसके अंदर आप लोगों के मार्शल हो गए, इन सब ने H.H. गोसेन हो गए और आपके जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए। इन सब ने उठा करके यूटिलिटी की स्टडी को आगे बढ़ाया। और हमारे यहाँ धीरे धीरे जो यूटिलिटी के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई, कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूटिलिटी की होती हैं वो आपको बताई जा रही हैं। देखिए, यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी क्या है कि कैसा हमको फील होता है, हमारी साइकोलॉजी कैसी है, यूटिलिटी इस चीज पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए यूटिलिटी जो होती है हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का फीलिंग अलग अलग होती है। इसीलिए यूटिलिटी भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। इसलिए हम लिखते हैं यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, हम लोग जब देखते हैं तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर यूटिलिटी नहीं दे रही है और वही चीज दूसरी जगह पर जाकर के यूटिलिटी दे देती है। जैसे वूलन है। वूलन, अगर मैं किसी गर्म प्रदेश में जाकर के रह रहा हूं तो वहां वूलन का कोई यूज नहीं है, लेकिन वही चीज, वही वूलन अगर मैं किसी ठंडे प्रदेश में जाकर के रहने लग जाऊं या ठंडे प्रदेश में घूमने के लिए चला जाऊं, जैसे स्विट्जरलैंड या फिर आपके कश्मीर इधर की साइड चला जाऊं, है ना, कुल्लू मनाली की साइड चला जाऊं, तो वही वूलन मेरे लिए क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। उसके अंदर मेरे लिए यूटिलिटी जनरेट हो जाएगी। लेकिन वहीं जहां मैं रह रहा हूं इस समय, तो लेकिन यहां इतनी तेज गर्मी है, यहां पर आपकी वूलन की कोई यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी क्या है? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस, ये क्या है? चेंज हो जाती है, इसलिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहलाती है। ठीक है। यूटिलिटी नेवर अफेक्ट बाय मॉरल वैल्यूज। यूटिलिटी पर मॉरल वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर अफेक्टेड बाय मॉरल वैल्यूज। यूटिलिटी पर मॉरल वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं कि भैया कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे अब एक बात बताइए, चोर है, डकैत है, वो जो मान लीजिए हथियार इस्तेमाल ले रहे हैं, वो हथियार उनको यूटिलिटी दे रहा है। अब मॉरल वैल्यूज तो कहती है कि हमें चोरी डकैती नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी डकैती कर रहे हैं और वो आप लोगों के हथियार क्या है? उन चोर डकैतों को क्या कर रहे हैं? यूटिलिटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब मॉरल वैल्यूज से कोई यूटिलिटी का कोई मतलब नहीं होता है। यूटिलिटी इज डिनोटिंग एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। कभी भी यूटिलिटी का मतलब
एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूटिलिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, इतना सेटिस्फेक्शन, इतने यूटिल्स मेरे को मिल जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कभी भी यूटिलिटी क्या है, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन को नहीं बताता है। यूटिलिटी का मतलब कभी भी यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस से नहीं लेना चाहिए। यूटिलिटी से ये भी हो सकता है कोई चीज आपके यूजफुल है और कोई चीज आपकी हार्मफुल है, लेकिन हार्मफुल होने के बाद भी पर्टिकुलर कमोडिटी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यूटिलिटी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक शराब है, जो शराब है वो शराबी के लिए क्या है, यूटिलिटी जनरेट कर रही है, लेकिन जो शराब नहीं पीता उसके लिए उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इसलिए यूटिलिटी कैसा है, यूटिलिटी का यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस से कोई मतलब नहीं है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। फिर अगले हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं यूटिलिटी जो होता है ये क्या है। मार्शल ने यूटिलिटी को मनी टर्म में मेजर कर दिया। मार्शल ने किस में मेजर किया, मनी टर्म में। लेकिन जो मार्शल के फॉलोअर्स थे, जो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो यूटिलिटी के लिए एक टर्म यूज लिया जिसे उन्होंने नाम दिया यूटिल्स। क्या नाम दिया उन्होंने, यूटिल्स। कि बोले जैसे पर्टिकुलर कमोडिटी के, जैसे कोई भी पर्टिकुलर आपके डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, आपका वेट है उसको केजी में मेजर करते हैं। इसीलिए इसी तरीके से हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए। जैसे लिक्विड है उसको लीटर में मेजरमेंट करते हैं, तो हर चीज की मेजरमेंट की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। इसी तरीके से यूटिलिटी के लिए भी एक यूनिट दी गई, दैट इज यूटिल्स, और ये दी थी ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट ने दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब यूटिलिटी को आगे लेकर के चलते हैं तो यूटिलिटी जो होती है दो कंडीशंस में पढ़ी जाती है। यूटिलिटी किन कंडीशंस में पढ़ी जाती है, दो कंडीशंस, एक होती है सर्टेन कंडीशंस और एक होती है अनसर्टेन कंडीशंस। यूटिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस, यूटिलिटी अंडर अनसर्टेन कंडीशंस। देखिए अनसर्टेन कंडीशन और सर्टेन कंडीशन क्या होती है। देखिए सर्टेन कंडीशंस वो हैं कि हमारे पास एक अजम्पशन आती है व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। यूटिलिटी का जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें पता है इनकम इज गिवन, प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी इज गिवन, फैशन, टेस्ट, टाइम पीरियड ऑल आर गिवन, सब क्या है, दिए हुए हैं। तो ये क्या है, एक सर्टेन कंडीशंस बनाते हैं जिसके अंदर हम यूटिलिटी का एनालिसिस करते हैं। और एक होती है यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी। अब मेरे को पता ही नहीं है कि क्या कंडीशंस हैं, किसको मेरे को चुनना है, कैसे करना है उन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति के ऊपर कोई केस चल रहा है और वो केस के लिए वकील करने जाता है, बहुत सारे वकील हैं, उसको नहीं पता कि कौन सा वकील मेरे को केस जितवा देगा और कौन सा वकील मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, जिस तरीके से आपको किसी भी वकील को चूज करता है वो किस कंडीशन में आएगी, अनसर्टेन कंडीशन में। उसको कुछ नहीं पता मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, तब जो डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई कंडीशंस गिवन ही नहीं है, फिक्स कंडीशंस गिवन नहीं है। जो भी उसमें डिसीजन लिए जाएंगे यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी होती है वो। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं न्यूमैन मॉर्गेस्टन थ्योरी, ये हमारे सिलेबस के बाहर है और ये हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में पढ़ते हैं। जो यूटिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर दो अप्रोचेस चलती हैं, एक होती है कार्डिनल अप्रोच और एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच। देखिए कार्डिनल अप्रोच कहती है, ये दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने, और कार्डिनल अप्रोच कहती है वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स। हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर लेते हैं। मार्शल ने बेसिकली यूटिलिटी का मेजरमेंट जो है मनी टर्म में कर लिया था, और ऑर्डिनलिस्ट कहते थे वी कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स। और ये थ्योरी जो दी गई थी ये आपके हिग्स एंड एलन के थ्रू दी गई थी। ऑर्डिनल्स कहते थे वी कैन ओनली ऑर्डर द कमोडिटीज अकॉर्डिंग देयर यूटिलिटी। तो ये हिग्स और एलन क्या थे, यूटिलिटी के मनी टर्म में मेजरमेंट के बिल्कुल डेड अगेंस्ट थे, और उन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, हम यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे एप्पल के जैसे हम ये कहें कि एप्पल से मेरे को ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, ऑरेंज से मेरे को कम यूटिलिटी मिलती है, दैट इज ए कंपैरिजन। कि मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट नंबर पे मेरे को एप्पल अच्छा लगता है, सेकंड नंबर पे मेरे को ऑरेंज अच्छा लगता है, दैट इज ए कंपैरिजन। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल में करते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम आपके रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है। और मार्शल कहता था वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन
कार्डिनल नंबर्स। तो ये क्या है, मार्शल ने इसके लिए दो अप्रोचेस दी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल ने अपनी दो थ्योरीज दी हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए जो मार्शल ने थ्योरी डेवलप की है ये 1869 और 1890 में उनकी जो बुक्स आई थी उनके अंदर डेवलप की गई थी, और 1890 में उनकी बुक्स थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल से मिलती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मिस्टर हरमन हेनरिक गॉसेन ने 1854 के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन भी कहा जाता है। और फिर दूसरी बात आती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। इसे एच गॉसेन ने 1858 में इसको मतलब समझाया, तो इसीलिए इसे एच गॉसेन का सेकंड लॉ भी बोलते हैं, इसे कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ एच गॉसेन। तो ये फर्स्ट लॉ एच गॉसेन का कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकंड लॉ एच गॉसेन का कौन सा है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए इतनी बात समझने के बाद अब हम लेके चलते हैं इसको आगे, और हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होती हैं। देखिए टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में दो टाइप की यूटिलिटी दे रखी हैं, एक है आपके टोटल यूटिलिटी और एक है आपके मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए स्टार्टिंग में जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो केवल टोटल यूटिलिटी की बात करते थे, वो मार्जिनल यूटिलिटी की बात ही नहीं करते थे। ये जो टोटल यूटिलिटी की बात थी ये क्या थ्योरी थी कि भैया किसी भी कमोडिटी के लिए हम जितना खर्चा करने के लिए तैयार हैं उतने हम उसको लिए उतना हमको उससे यूटिलिटी मिल जाती है, दैट इज टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो जितना भी हमको मिलती टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट चलते थे। तो बाद में यह आया बात कि एक पैराडॉक्स पैदा हुआ जिसे बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स, कि जो चीज हमने भाई क्लासिकल्स का ये कहना था कि हम पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जितना पेमेंट करने के लिए तैयार हैं उतनी उससे यूटिलिटी मिलती है। लेकिन फिर वाटर डायमंड पैराडॉक्स आया। वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या था कि हम पानी के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करते। क्या आया, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या था कि हम पानी के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करते, लेकिन पानी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी जनरेट करता है, बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है हमारी लाइफ में, लेकिन हम पानी के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करते। इसका मतलब क्या, पानी के अंदर यूटिलिटी नहीं है? इतना हम पेमेंट ही नहीं करते तो इसका मतलब पानी के लिए पानी की कोई यूटिलिटी नहीं है। इसका मतलब हमारे लिए जो हीरा है जो बहुत महंगा बिकता है, इसका मतलब हीरे की यूटिलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। एक्चुअलिटी में इसका ऐसा नहीं था। पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करते। उसके पीछे रीजन बताया गया बाद में मार्जिनल यूटिलिटी का। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है वहीं से आई। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कहां से कैसे डेवलप हुआ। देखिए ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जो थे वॉन वीजर, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट कौन थे, वॉन वीजर। वॉन वीजर एक वर्ड इस्तेमाल करते थे ग्रेंजनुट्जेन, GRENZNUTZEN, ग्रेंजनुट्जेन। ये वर्ड वो इस्तेमाल करते थे वॉन वीजर, और इसका मतलब होता था बॉर्डर यूज। क्या मतलब होता था इसका, बॉर्डर यूज। मार्शल ने इसी टर्म को कन्वर्ट किया, मार्शल ने इसी टर्म को ट्रांसलेट किया और नाम दे दिया मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम दिया इसका, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये दो कॉन्सेप्ट बने, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूनिट से जो डेराइव होने वाली यूटिलिटी है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटीज का जो टोटल होता है दैट इज समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सारी यूनिट से कंज्यूम करने से जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज टोटल यूटिलिटी होता है वो।
और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन बनाना हमने आप लोगों को सिखाया था। हमने ये बताया था कोई भी मार्जिनल की डेफिनेशन हो या लॉ की डेफिनेशन हो, हमें सबसे पहले लिखना है व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। तो व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन कंजम्पशन, एडिशनल यूनिट चेंज इन कंजम्पशन यूनिट, एडिशनल यूनिट चेंज इन कंजम्पशन यूनिट्स। कंजम्पशन यूनिट्स में एडिशनल यूनिट चेंज करने पर जो टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपकी पूरी डेफिनेशन लिख रखी है। देखिए अब हमारे पास जो हमारी बुक्स में थ्योरी डेवलप कर रखी है, थोड़ी सी हमको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वो क्या है, हमने नीचे लिया एडिशनल यूनिट चेंज। कितना चेंज लिया, एडिशनल यूनिट चेंज। इसका मतलब डेल्टा क्यू, इफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1। हमने एडिशनल यूनिट चेंज की बात की तो डेल्टा क्यू को हम क्या ले लिया, हमने 1 के बराबर ले लिया। तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज ओनली एंड ओनली डेल्टा टी यू। क्या फॉर्मूला बनता है, ओनली एंड ओनली डेल्टा टी यू। अब डेल्टा टी यू को जब हम यहाँ पर समझाते हैं तो डेल्टा टी यू का मतलब है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। nth यूनिट में से nth माइनस 1 यूनिट को आप यूटिलिटी को माइनस कर दीजिए, टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दीजिए। जैसे हम कहें कि हमने 5th यूनिट और 6th यूनिट कंज्यूम करी, 5th यूनिट से जो टोटल यूटिलिटी 40 यूटिल्स की थी और 6th यूनिट से टोटल यूटिलिटी मेरी 60 यूटिल्स की थी। देखिए जब भी आप यूनिट को जब भी आप यहाँ पर टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी को लिखें तो उसके साथ साथ उसकी यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ये हमने पहले यहाँ लिख दिया, यूटिल्स में है इसलिए बार बार यूटिल्स लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो हमारे पास 5 यूनिट से कितनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है, 40 यूटिल्स की, और 6 यूनिट से कितनी मिल रही है, 60 यूटिल्स की। इसका मतलब हमको जब मार्जिनल यूटिलिटी हमको इसको निकालनी है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट से प्रीवियस यूनिट की टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दीजिए। TU6 TUN n बराबर 6 है, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो TU6 में से TU5 को माइनस कर दीजिए। 6th यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी में से 5th यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी को माइनस करने पर 60 यूटिल्स माइनस 40 यूटिल्स दैट इज इक्वल टू 20 यूटिल्स एंड दिस इज आवर मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके बाद हम लेके चलते हैं हमारा कॉन्सेप्ट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए इसके बीच में हम जब रिलेशन देखते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, इन्होंने ये बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, लगातार कम होते रहने की होती है। और क्या होता है कि मान लीजिए मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, उससे मेरे को 40 यूटिल्स मिल रहे हैं। 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, उससे टोटल मेरे को 70 यूटिल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 40 यूटिल्स की, और सेकंड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 70 यूटिल्स माइनस 40 यूटिल्स दैट इज इक्वल टू 30 यूटिल्स। ठीक है, तो सेकंड से कितने की मिली, 30 यूटिल्स की, थर्ड से कितने की मिली, 20 यूटिल्स की। ये मार्जिनल यूटिलिटी की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। अब किस रेट से डिक्रीज होते हैं इस चीज के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही है। ये बस ये है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एक टाइम पे क्या होती है, 0 हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए 40 यूटिल्स 70 यूटिल्स, 70 यूटिल्स माइनस 40 यूटिल्स दैट इज इक्वल टू 30 यूटिल्स, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमें 3 यूनिट से टोटल मिल रही है 90 यूटिल्स, 90 में से 70 यूटिल्स को माइनस किया दैट इज 20 यूटिल्स। फिर हमको 4th यूनिट से मिल रही है टोटल में 100 यूटिल्स, तो 100 माइनस 90 यूटिल्स दैट इज इक्वल टू 10 यूटिल्स। और फिर 5th यूनिट से हमें मिल रही है 100 यूटिल्स, 100 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहलाता है ये, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये आपका पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। यहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, और जहां मार्जिनल 0 होता है वहां टोटल मैक्सिमम होता है। ये हमने डायग्राम में भी आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब देखिए 6th यूनिट पे जाएंगे दैट इज 90 यूटिल्स। अब 90 यूटिल्स क्या है, कम हो गई, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जब ये मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है इसे बोलते हैं डिस यूटिलिटी। क्या टर्म इस्तेमाल लेते हैं इसके लिए, डिस यूटिलिटी बोलते हैं। इसी चीज को हम पूरी थ्योरी को हम एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं।
देखिए डायग्राम में देखते हैं और इसके रिलेशंस के बारे में देखते हैं। देखिएगा यहां पर हमने वाई एक्सेस पर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिया है, जिसको हम मनी टर्म में, जिसको हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। मनी टर्म में मेजर नहीं करते हैं, किस में करते हैं? यूटिल्स में। और यहां पर हमने लिए हैं क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, या फिर यहां हम लिख देते हैं क्वांटिटीज लिख देते हैं, क्योंकि हम यहां पर चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं तो कंजम्पशन क्वांटिटी से ही मतलब है, लेकिन इसलिए हम यहाँ क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंजम्पशन यूनिट्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी की टेंडेंसी क्या होती है। देखिए हमने अभी टेबल में देखा था, देखिए दोबारा से एक बार टेबल देख लेते हैं। तो टेबल में हम लोगों ने ये देखा था कि फर्स्ट यूनिट पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बराबर होते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है और एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी जो बढ़ रही है वो कैसी रेट से बढ़ेगी? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, क्योंकि मार्जिनल इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल। पहले देखिए 40 था, फिर 30 से इंक्रीज हुआ, फिर 20 से हुआ, फिर 10 से इंक्रीज हुआ। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। 40 से इंक्रीज हुआ, 30 से इंक्रीज हुआ, 20 से इंक्रीज हुआ, 10 से, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। और यहां पर आकर के मार्जिनल क्या हो गया? जीरो। तो टोटल क्या हो गया? मैक्सिमम। और फिर उसके बाद मार्जिनल गिरना शुरू हो जाता है। तो जब पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट पर टीयू और एमयू क्या होते हैं? बराबर। फिर मार्जिनल लगातार गिरता जाता है और गिरते गिरते क्या हो जाता है? जीरो। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और जहां पर मार्जिनल जीरो होता है, टोटल आपका क्या होता है? मैक्सिमम। और उससे पहले तक मार्जिनल, ये जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो आपकी क्या किस रेट से बढ़ेगी? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। मार्जिनल इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल, तो इसलिए जो टोटल यूटिलिटी है आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और जब ये मैक्सिमम हो गया उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो गई आपकी? नेगेटिव। तो टोटल यूटिलिटी ने क्या कर दिया? गिरना शुरू कर दिया। तो इसी चीज को हमने डायग्राम में समझाया है। डायग्राम में देखते हैं इसी चीज को। देखिएगा एट फर्स्ट यूनिट देखिए पहली यूनिट पर हमारे पास टोटल यूटिलिटी, यहां पर क्या है? फर्स्ट यूनिट है, तो यहां पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है। फिर ये जो टोटल यूटिलिटी है ये आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता बढ़ता क्या हो गया? मैक्सिमम। ये जहां मैक्सिमम है वहां मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जीरो। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होने का मतलब यह है इस मैक्सिमम पॉइंट पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो यहां पर हम देखते हैं इसका स्लोप क्या है? जीरो। और मार्जिनल जो होता है टोटल के स्लोप को बताता है। मार्जिनल क्या बताता है? टोटल के स्लोप। तो जहां टोटल का स्लोप जीरो हो गया वहां मार्जिनल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यही चीज है, मार्जिनल लगातार डिक्रीज होता रहता है, लेकिन जब तक ये पॉजिटिव रहता है तब तक टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। और जब ये मार्जिनल जीरो हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है। और जब ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी आपका गिरनी शुरू हो जाती है। टोटल यूटिलिटी क्या स्टार्ट हो जाती है? गिरनी शुरू हो जाती है। इसी रिलेशन को हमने यहां पर शो किया है। एट फर्स्ट यूनिट टी यू इज इक्वल टू एम यू। पहली यूनिट पर क्या है? टी यू और एम यू दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। फिर सेकंड नंबर का रिलेशन क्या है? टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। टी यू क्या है? इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है आपकी? डिमिनिशिंग। देखिए मैंने आपको डायग्राम बनाने सिखाए थे, जब मैंने आपको ये बताया था अगर किसी का मार्जिनल डिमिनिशिंग है तो टोटल का जो डायग्राम है डिक्रीजिंग रेट से चेंज होगा, डिक्रीजिंग रेट से जो इंक्रीज हो रहा है वो वाला जो डायग्राम है वो इस शेप का बनेगा, दैट इज क्वासी कॉनकेव। कौन सा डायग्राम है ये? क्वासी कॉनकेव। तो ये मैंने आपको डायग्राम बनाते वक्त समझाया, तो सारे डायग्राम आपके वहीं से निकल के आएंगे, कुछ भी आपको अलग नहीं देखने को मिलेगा इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट ड्यू टू कंटिन्यूअस डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। और जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पॉजिटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जब तक पॉजिटिव है, जब तक ये चलता रहेगा। टी यू इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। जब ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई तो टी यू क्या है? आपका मैक्सिमम हो गया है। और उसके बाद हम ये लास्ट में देखते हैं व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है? गिरना स्टार्ट हो जाती है। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू फॉल। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू फॉल।
ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास इसके रिलेशंस आते हैं। आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और उसके न्यूमेरिकल्स पूरे करना सिखाएंगे। फिर उसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच लेकर के चलेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।